नमस्कार। प्रस्तुत है डॉक्टर संगीता झा की कहानी जिसका शीर्षक है एक कहानी। तो आइए सुनते हैं। बचपन की बहुत प्रचलित कहानी थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसे कई राजाओं की कहानी नानी दादी से सुनी थी, लेकिन ये सच्ची कहानी है मेरे अपने पापा श्री सच्चिदानंद तिवारी की, जो सचमुच बड़े प्रोग्रेसिव थे। उनके कर्म और विचार साथ साथ चलते थे। उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई और अंतरजातीय विवाह, और कभी जब अंतरधर्म विवाह की बात आती तो वो कहते, सबका ईश्वर एक है, उस तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं। अगर हिंदू को काटोगे तो खून निकलेगा, और मुसलमान को भी काटोगे तो भी खून ही निकलेगा। शुक्र मनाओ उसने लड़के से ही शादी की है। ऐसा कह सबका मुंह बंद कर देते। खुद भी उन्होंने उन दिनों फिजिक्स में एमएससी की थी और गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। घर पर गरीब बच्चों और दोस्तों के बच्चों को मुफ्त विज्ञान के सभी विषय पढ़ाया करते थे। बेटों से ज़्यादा बेटी को चाहने वाले पापा आज गुंजन सक्सेना मूवी देख बार बार याद आ रहे हैं। मुझे, यानी अपनी अदिति को, उन्होंने अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार और आज़ादी दी। बचपन में मैं नहीं बल्कि हम बनी इतराती फिरती थी। घर के आसपास के नाले मेरे आरामगाह, उसमें रहने वाले मेंढक मेरे दोस्त, कीचड़ मेरा पाउडर, और उड़ते हुए भौरों और तितली के पीछे दौड़ना मेरा नशा। इतनी आज़ादी तो शायद ही उस दौर की किसी भी लड़की को मिली होगी। खेलते खेलते जब मन करता, बाहर गोबर चुनते गरीबों की गोबर की टोकनी ले भैंसों के पीछे दौड़ लगा, उनका गोबर टोकनी में ले गोबर चुनने वाले बच्चों को वापस दे देती। उन्हीं बच्चों के साथ मेरी मुंह से आवाज़ निकालती हुई रेलगाड़ी चलती। कभी कभी घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली कमला के लिए न केवल गोबर चुनती बल्कि गोबर के उपले भी थाप देती। और इस सब की खबर जब अम्मा, जो खुद भी हाई स्कूल में लेक्चरर थी, तक पहुंचती तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती। वहीं पापा अपनी आदि के लिए खड़े हो जाते। अदिति के कई नाम थे और वो अदिति के ही दिए हुए थे, मसलन आदि, गुड़िया, हनी, गुड्डो और न जाने क्या क्या। करीब करीब इसी तरह की जिंदगी अदिति ने कॉलेज आते तक जी। उसके मानस पटल पर एक ही हीरो थे, उसके पापा, जो क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती तक में माहिर थे और गणित के कठिन से कठिन सवाल चुटकियों में हल कर देते थे। हर फील्ड में अपने पापा को ही आदर्श पाती। कभी घर से बाहर खुशी ढूंढने की इच्छा ही नहीं हुई। हर उम्र की अपनी ज़रूरत होती है और एक ही व्यक्ति आपके मानस पटल पर कब्जा नहीं कर सकता। अदिति को भी बड़े होना ही था। कॉलेज में अदिति के बैच में अनिल पासवान था, जिसने उसके सपनों में धावा बोल दिया। पहले तो अदिति समझ ही नहीं पा रही थी कि एकाएक उसे क्या हो रहा था। उठते जागते सोते एक ही सपना, जिसमें वो प्रिंसेस और अनिल उसके सपनों का राजकुमार। कई दिनों तक चुपचाप रही, फिर अपने ही सपनों से दोस्ती कर ली। वही सपने बार बार धारावाहिक की तरह आते। कभी मेरा राजकुमार मुझे घोड़े पर बिठा बहुत दूर दूसरी दुनिया, जहाँ सिर्फ मैं और वो, ढेर सारे फूल, पक्षी और रंगीन दुनिया। वापस कॉलेज में आज जब उसे देखती तो मन ही मन खूब हंसती। अब अपने आसपास की दुनिया, पड़ोसी के पके पपीते या पेड़ पर लटके हुए आमों ने आकर्षित करना बंद कर दिया था। घर पर भी सब हैरान थे कि ये क्या हो गया। भाई ने ताने मारे, ये सौम्यता तुझे शोभा नहीं देती, तू हमारे घर की जंगली बिल्ली है, बिल्ली ही बनी रह। पहले वाला समय होता तो शायद सचमुच झपट्टा मार नोच लिया होता, पर मैं चुप ही रही। अम्मा, जो हमेशा मेरे जंगलीपन से परेशान रहती थी कि इस लड़की को कौन ब्याहेगा, उनके चेहरे पर जरूर मेरे इस परिवर्तन से मुस्कान आ गई थी। कॉलेज में मैंने ही अपने हीरो को घूरना शुरू कर दिया। मैंने ही अपने सपनों को सच करने की ठान ली। वो बेचारा पहले तो घबरा ही गया, मुझसे कटा कटा रहने लगा। मुझसे नैन लड़ाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी।
मैं फिजिक्स के प्रोफेसर की वो पहलवानी में उस्ताद की बेटी थी। चाहे कितने भी बड़े रिफॉर्मर हों, पर अपनी बेटी को अपनी ही बेटी होती है। वैसे कमी तो मुझ में कुछ भी नहीं थी। पढ़ने में अव्वल, दिखने में सुंदर, यानी सूरत और सीरत दोनों में ही बाजी मारी थी। बस कमी थी तो ठहराव और सौम्यता की। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। मेरी नज़रों ने उसकी नज़रों को घायल कर ही दिया। पहले तो उसने कनखियों से मुझे निहारना शुरू किया, फिर उसकी नज़रें बदतमीज़ हो गईं। जहाँ मुझे देखती, उन्हें ये भी होश न रहता कि लोग भी आमने सामने हैं या क्लासरूम में सीरियस डिस्कशन चल रहा है। बस मुझे निहारना ही जैसे उसका एक ही काम था। डर के मारे मेरी आंखें अब नज़रें चुराने लगी थीं। फिर शायद ठीक मेरी तरह उसने भी मेरे सपने देखने शुरू कर दिए थे। काश प्यार नज़रों तक ही ठहर जाता, पर भला कभी ऐसा होता है? थोड़े दिनों बाद हम कभी कैंटीन तो कभी कॉलेज के लॉन में पाए जाने लगे। कभी जिंदगी भर साथ रहने की कस्में तो कभी भविष्य की प्लानिंग। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और हमारी लव स्टोरी भी परफेक्ट फेरी टेल की तरह दौड़ रही थी। कभी मेरा रूठना, कभी उसका मनाना। हमने कभी कभी घर पर झूठ बोल बाहर भी मिलना शुरू कर दिया। अम्मा शक भी करती कि मैं झूठ बोलकर जाती हूँ, लेकिन फिर पापा मेरा रक्षा कवच बन जाते। कभी पापा ने घर पर जात पात की बात ही नहीं की। हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे, वैद्य साहिब। उनकी बेटी मधुरिमा ने अपने सहपाठी विक्टर से घर वालों के विरुद्ध जा कोर्ट मैरिज कर ली। ये उन दिनों की बात है जब अगर बिहार के ब्राह्मण की बेटी बंगाल के ब्राह्मण के बेटे से भी शादी कर ले तो गदर मच जाता था। वैद्य अंकल को भड़काने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन पापा ने आगे बढ़ न केवल वैद्य अंकल को शांत किया, बल्कि उनकी बेटी दामाद को भी प्यार से घर ला सम्मान दिलाया। मैं तो बड़ी आश्वस्त थी कि मेरे प्यार को जरूर अब उसकी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पापा तो इतने समझदार थे। पूरे मोहल्ले में पापा की सोच, सहिष्णुता के चर्चे होते थे। भाई की पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें मेरी पढ़ाई की चिंता थी। मैं थोड़ा भी भटकती तो कहते, बेटा पढ़ो, तुम्हारा भाई नहीं पढ़ेगा तो इसे टेम्पो खरीद दूंगा, ड्राइवर बन जाएगा। लेकिन तुम क्या एक रिक्शे वाले से शादी करोगी? तुम्हारा पढ़ना भाई से ज़्यादा जरूरी है। बचपन में रिक्शे वाले के नाम से ही मैं डरने लगी कि रिक्शा वाला और मेरा पति, इसके साथ तो सपने भी नहीं देखे जा सकते थे। इसलिए इतनी शैतानियों और खुराफातों के बावजूद पढ़ाई में मेरे लिए बचपन से ही अहम थी। मैंने अनिल को घर बुलाना भी शुरू कर दिया था। अम्मा की शक की नज़रें देख मैं एक बार तो डर ही गई थी, लेकिन पापा ने वो डर भी दूर कर दिया। वो भी मेरी तरह किताबी कीड़ा था। इससे हमारे बीच नोट्स का भी आदान प्रदान होने लगा। हम इतना ज़्यादा साथ रहते थे कि हमारे बीच प्रेम से ज़्यादा दोस्ताना था। मेरे सपनों और मंजिल में हमेशा मंजिल की ही जीत होती थी। इससे इतने प्रेम के बाद भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई थी। सब ठीक चल रहा था। पढ़ाई अपने अंतिम पड़ाव में थी। अनिल की इसरो में नियुक्ति हो चुकी थी। वो तो पढ़ने में अच्छा था, पर तब पहली बार मालूम हुआ कि जातिवाद में पढ़ाई, नौकरी सभी में रिजर्वेशन भी होता है। कभी मन में आया ही नहीं कि मैं सवर्ण और वो दलित। खैर, पापा सब देख लेंगे सोच मैंने इस विचार को भी दिमाग में पनपने नहीं दिया। इम्तहान भी खत्म हुए और अनुकूल परिणाम भी आए। दोनों ही फर्स्ट डिवीजन में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। मैं आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहती थी और उसकी तो नौकरी थी ही। वो श्री हरिकोटा चला गया और मुझे उसकी बहुत याद सताने लगी। जब हम किसी के साथ रहते हैं तब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली भावना रहती है, और जब दूर हो जाते हैं तो एहसास होता है कि उसका साथ कितना जरूरी है। हमारे इस प्रेम के दो राजदार भी थे। एक अनिल का खास दोस्त अनंत और दूसरी मेरी दोस्त अनीता। कितना भी पापा पे विश्वास हो या गर्व हो, लेकिन फिर भी अपने प्रेम पत्र तो मैं घर पर ही मंगवा नहीं सकती थी। मेरे पत्र अनंत के घर पर ही आते थे। अपने पहले ही पत्र में अनिल ने मुझे बताया कि उसके जॉब में पापा का बड़ा हाथ था। इसरो के चीफ पापा के बड़े अच्छे मित्र थे। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे क्यों नहीं जॉब?
उन्होंने दिलवाया। शायद दामाद का ज़्यादा ख्याल रखा पापा ने। वो भी बड़ा आश्वस्त हो गया कि पापा हमारी शादी के लिए मान लेंगे। इस विरह में हमारी चिट्ठियां शायरी और तुकबंदियों से भरी रहती। मसलन, सोने की थाली में हीरे चमकते हैं, डार्लिंग तेरी याद में आंसू टपकते हैं। फिजिक्स के विद्यार्थी होने से हिंदी साहित्य में हमारी पकड़ बड़ी उथली थी। मेरे लिए भी उसके बिना रहना बड़ा निरर्थक सा था। इसलिए मैंने उससे शादी करने की जिद की तो वहाँ से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया। मैंने भी पार्लर जा अपना फेशियल करा, खुद को चमका लिया। मेरे इस परिवर्तन से घर वाले हैरान थे। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वो आया और हम अनंत की मदद से बाहर मिले। मैं बड़ी खुश खुश घर आई और मैंने पापा से कहा हम शादी करना चाहते हैं। पापा कुछ देर सोचे और बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं अनिल के घर वालों से बात करने चला जाऊंगा। अम्मा का मुंह उतरा हुआ था और वो सारी रात बड़बड़ करती रहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह पापा घर से निकले और बड़ी देर बाद घर आए। चेहरा भी तमतमाया हुआ था। पापा मेरे पास आए और मुझे छाती से लगाते हुए बोले, बेटा मैं हार गया। बहुत कोशिश की मैंने उन लोगों को मनाने की, पर वो लोग अड़े रहे। उन्हें किसी हाल में भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे तो जैसे सांप ही सूंघ गया। दिल पर एक दर्द सा उठा कि अचानक ये क्या हो गया। उसके पापा एक पढ़े लिखे WD में चीफ इंजीनियर, माँ भी पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। उससे छोटा दोनों भाई और बहन स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। उसके घर वाले इतने दकियानूसी भी हो सकते हैं, ऐसा मेरी सोच से परे था। मेरे पापा जिन्होंने मधुरिमा और विक्टर की शादी करा दी, अपनी बेटी में तिवारी पासवान का मेल न करा पाए। खून तो मुझ में पापा का ही था और थी भी मैं पापा की क्वीन विक्टोरिया। बस मन ही मन एक निर्णय लिया और अनंत के घर गई। हमारी प्रेम कहानी निभाते निभाते अनंत और अनिता भी करीब आ गए थे। अनंत भी सकते में आ गया कि अनिल के घर वाले नहीं मान रहे हैं। उसने तो हमारी शादी में पहनने के लिए शेरवानी भी सिलवा ली थी। मैंने उससे कहा मुझे अनिल के घर ले चलने के लिए। बहुत मिन्नतों के बाद वो मान गया। मैं और अनंत जैसे ही उसके घर घुसे, लगा जैसे भूकंप ही आ गया हो। अनंत डर के मारे मुझे वहीं छोड़ भाग गया। मुझे देख उसकी माँ जोर जोर से छाती पटकते हुए चिल्लाने लगी, अमर अब तो हद हो गई, ये आवारा लड़की घर पर ही आ गई। जा रे समाज के लोगों को बुला के ला, अभी फैसला हो जाएगा। अमर और अभीक उसके छोटे भाई थे। उसके पढ़े लिखे पापा भी जाहिलों की तरह चिल्लाने लगे, मैडम बख्श दो हमें, दूर हो जाओ हमारी बेटी की जिंदगी से। वो तो नादान है बेचारा, तुम्हारे जाल में फंस गया। उसका भाई अमर, जिसे मैं बड़ा ही सीधा साधा और नेक समझती थी, बहशियों की तरह चिल्लाने लगा, ये लड़की इतनी क्या आग लगी है तेरे को मर्द की? मेरा भाई मिला था क्या? आ मेरे पास, तेरी आग ठंडी करता हूँ। बहन, जिसके बारे में अनंत ने सुना था कि उसके मुंह में तो जवान ही नहीं है, चिल्लाने लगी, ये औरत धंधा करने लगी, मेरा ही घर मिला था क्या इसे आग लगाने को? और न जाने क्या क्या वो लोग बकते ही जा रहे थे। मेरा सर घूमने लगा। 2 मिनट आंख बंद की तो लगा बस जिंदगी शायद यहीं खत्म हो गई। मैं बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा था मानो सब एक साथ चिल्ला रहे हों, नाटक कर रही है साली, गोबर सुंघाओ अभी होश आ जाएगा। जब मुझे होश आया तो मैं अनिल के घर के ही दीवान पर लेटे हुए थी और मेरे सिरहाने पर पापा और अम्मा खड़े थे। मुझे रंडी वैश्या पुकारने वालों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुझे होश में आया देख पास खड़े डॉक्टर और पापा ने चैन की सांस ली और डॉक्टर साहब को विदा किया। वो पापा का ही पुराना विद्यार्थी था। उसे तो सारे माजरे की भनक भी नहीं हुई। शायद पापा ने कहा हो कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी और चक्कर आ गया। उसके बाद तो ठीक सुप्रीम कोर्ट की तरह अदालत बैठी। मुकदमे में मैं पीड़िता यानी विक्टिम थी, मेरे वकील पापा और मुकदमे के जज भी पापा ही थे। मेरे गुनाहगारों की फौज थी और सारे के सारे सर झुकाए खड़े थे। मैं तो पापा से लिपट लिपट कर रोने लगी। पापा ने जोर से चिल्लाते हुए अपना फैसला सुनाया, बुलाओ अपने कायर बेटे को जिसने मेरी फूल सी प्यारी बेटी का दिल दुखाया। थोड़ी देर में अनिल सहमा हुआ अंदर आया
उसकी नाक से खून निकल रहा था और आंखों के नीचे भी लाल खून जमा था। मेरे बेहोश होने के बाद शायद उसकी अच्छी मार कुटाई हुई थी। मैं तो अपनी दुनिया में गुम हो गई थी। एक ही पल में मेरी चपलता, तेजी और आत्मविश्वास को मानो पाला मार गया था। पापा ने सबको जोर से फटकार लगाई और अनिल को तो धमकी भी दी, खबरदार अगर कभी मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी की, अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, मैं जान से मार दूंगा, चाहे खुद सारी उम्र जेल में सड़ता रहूं। हम सब घर आ गए। पापा ने अम्मा को भी अच्छे से समझाया कि एक बुरे सपने की तरह इस वाकये को भुला दिया जाए। प्यार ऐसे भुलाए कहाँ भूलता है। मैं ही पागलों की तरह पड़ी रहती, मानो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। भाई तो अपनी कंपनी के काम से यूएसए गया हुआ था। माँ को ताकीद की गई थी कि भाई को भी इसकी भनक न पड़े। पापा बिल्कुल सहज बने रहे, मानो कुछ घटा ही न हो। मैंने तो पागलपन में एक दिन अपने हाथ की नस काट ली। खून काफी बह जाने से मेरी हालत नाजुक हो गई। बिना कोई शोर मचाए पापा ने एम्बुलेंस बुलवाई और मुझे अस्पताल ले गए। पड़ोसी तक को इस बात की भनक नहीं हुई कि पड़ोस वाले घर की लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। 15 दिनों तक जिंदगी से आंख मिचोली खेलने के बाद जब मैं घर पहुंची तो पापा का एक अलग ही रूप देखा। पहली बार उनके चेहरे पर अपने लिए प्यार नहीं बल्कि आक्रोश देखा। घर पहुंचते ही सबको कमरे से बाहर कर उन्होंने सिटकनी लगाई और मुझसे जिंदगी में पहली बार कठोर आवाज में कहा, क्यों 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 तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा? जब से पैदा हुई हो बेटों से ज्यादा प्यार दिया है तुम्हें। आज एक लड़का जिसमें हिम्मत नहीं है तुम्हें संभालने की, कायर बुजदिल, उसके लिए जान देने पर तुली हो। साफ साफ बताओ, जीना है या मरना चाहती हो? पापा ने अपने दोनों हाथ मेरे गले पे ला उसे दबाने का इशारा करते हुए कहा, बोलो मरना है तो मैं ही गला घोंट देता हूँ। साला कमीना पासवान या श्रेय क्यों ले कि उसकी वजह से तिवारी की बेटी मरी है। मैं तो रोने लगी। पापा माफ कर दो प्लीज पापा। मैं और पापा दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और उसी क्षण मैंने उस कायर को अपने दिल से निकाल फेंका। पहली बार पापा के मुंह से तिवारी पासवान ये शब्द सुन बड़ा अजीब सा भी लगा। कुछ ही दिनों बाद पापा ने अपने बचपन के दोस्त शुक्ला अंकल के बेटे राजीव से मेरा विवाह कर दिया। जिंदगी पटरी पर चलने लगी क्योंकि राजीव पति से ज्यादा दोस्त थे। दोनों ही अपनी पीएचडी के बाद आईएससी बेंगलोर में फैकल्टी बन गए। पिछली जिंदगी के दर्द की यादों के निशान भी लगभग मिट से गए थे। लेकिन जिंदगी के रूप भी निराले होते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में CDRI लखनऊ गई हुई थी। मेरे ऑडिशन के चेयर पर्सन थे इसरो के 22 चेयरमैन श्री अनिल पासवान। सालों बाद अपने दिल की कस्तूरी जगाने वाले से सामना हुआ। लगा मुझे इतना सम्मानित किया जा रहा है और मेरे पैर थरथरा रहे थे। किसी तरह अपने आप को संभाला और ठीक कॉलेज की अदिति बन अपना ऑडिशन प्रेजेंट किया। चेयरपर्सन ने स्पीकर की भूरी भूरी तारीफ की। मेरा दिमाग तो कहीं और दौड़ रहा था। अभी भी उसका चेहरा चमक रहा था और सारे साइंटिस्ट उसके आगे पीछे घूम रहे थे। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, डॉक्टर अदिति, आज आपके प्रेजेंटेशन में भाषण देने वाली बात भी थी। ग्रेट, स्कूल कॉलेज के दिनों में वाद विवाद प्रतियोगिता जरूर जीतती होंगी। अनिल जोर से बोला, अरे हम क्लासमेट हैं, ये तो हमारे कॉलेज की शान थी। फिर वही महाशय, अरे तो गले लगिए, क्लासमेट से इतनी दूरी। मैं फीकी हंसी हंस दी। अनिल ने जोर से उद्घोषित किया, आज मैं आपकी अदिति मैडम को डेट के लिए ले जाना चाहता हूँ, चलेंगी ना आप? बरसों बीत गए। मन में कूक जगाने वाला एक समय मेरे यौवन का स्वामी मेरे सामने खड़ा था। एक यक्ष प्रश्न तो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि उसने अपने घर वालों के डर के आगे मेरे प्यार को क्यों ठुकराया, उसके डेट के आग्रह को मौन स्वीकृति दी थी। बरसों बाद दिल से तैयार हुई, हल्की लाइट लिपस्टिक लगाई। ये मन भी कैसा पागल होता है, जिसे कभी प्यार करता है उससे कभी घृणा कर ही नहीं पाता है। अनिल ने क्लार्क अवध में एक टेबल बुक कराई थी। टेबल के सामने पारदर्शी शीशे से पूरे अवध की शाम देखी जा सकती थी। अनिल पहले से वहां बैठा इंतजार कर रहा था।
मुझे देखते ही बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। थोड़ी मोटी ज़रूर हो गई हो, लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसा ही। कहीं से उम्र ने छापा नहीं मारा है। मैंने ठीक पहले की तरह जवाब दिया। फ्लर्ट करने के लिए बुलाया है क्या? अनिल, मैं और मेरी देवी से फ्लर्ट? मैं, रहने दो सब कुछ मेरी आंखों के सामने और ऐसी चमचागिरी। अनिल, तुमने वो देखा है जो तुम्हें दिखाया गया है, पर तुम्हारी तरक्की देख बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं, सब कुछ पापा की बदौलत मैं बच गई। तुम्हारे साथ होती तो न जाने क्या क्या। बोलते बोलते मैं रोने लगी। अनिल, हाँ सचमुच तिवारी सर ने अपनी बेटी को दलित पासवान होने से बचा लिया। मैं, तुम्हारे दिमाग में मैल भरा है। माई फादर द ग्रेट, उनकी सोच ही नहीं है ऐसी। उसके बाद उसने जो बताया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पापा को जब पता लगा मैं और अनिल शादी करना चाहते हैं, तो वे 10 पहलवान गुंडे लेकर उसके घर गए और अनिल के पापा भाइयों और बहन को भद्दी भद्दी गालियां दी और मुझसे दूर रहने की सलाह दी। अनिल के पापा ने कहा, तिवारी जी आप तो समाज को बदलने के लिए जाने जाते हैं। पापा, चुप साले हरामखोर, तुझे लगता है मैं अपनी इकलौती बेटी को एक दलित से ब्याह दूंगा? तेरे बेटे को गंदा करने के लिए मेरा घर ही मिला था क्या? पासवान साहब बहुत डर गए और उनके पैरों पर गिर गए। अपने बेटे के प्यार की भीख भी मांगी, लेकिन पापा टस से मस भी नहीं हुए। उनके साथ आए पहलवान ने अनिल की मां के बाल खींचकर कहा, देख औरत, तू रोक ले अपने बेटे को, नहीं तो तेरी बेटी को हम उठा लेंगे। जाते जाते धमकी भी दी। इस बात की भनक उनकी बेटी अदिति को नहीं होनी चाहिए, और ड्रामा भी इस लेवल का होना चाहिए कि अदिति कभी मुड़ कर भी अनिल की तरफ ना देखे। इनफैक्ट जब मैं अस्पताल में अपनी नस काट कर भर्ती थी, इसका पता भी अनिल को बाद में चला, क्योंकि उसे तो डर के मारे उसके घर वालों ने एक कमरे में बंद कर रखा था। हर दिन उसकी माँ और बहन रो रो कर अपनी इज्जत की दुहाई मांगते थे। मुझे तो पापा में अब चाणक्य दिख रहे थे। राजीव बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मित्र हैं। कितना भी नाटक करूं, लेकिन सच तो ये था कि अनिल को भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन था। किसी तरह खाना खाया, मेरी जोर से रुलाई फूट पड़ी। अनिल अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी पीठ सहलाने लगा। सचमुच उसकी छुअन में एक सहारे का एहसास था, ठीक वैसा ही जो मैं अपने जीवन के पहले पुरुष यानी पापा की बाहों में पाती थी। दोनों प्यारे मित्रों की तरह गले मिले हमने एक दूसरे से विदा ली, और कोई चारा भी नहीं था। वापस बेंगलोर आ मैंने राजीव को सारी बात बताई, तो राजीव ने मुझे बाहों में भरकर कहा, श्री चाणक्य ने मेरा फायदा करा दिया, नहीं तो मैं कुंवारा ही रह जाता। जाने मन आपका अनिल कुछ भी कहे, लेकिन कायरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। राजीव के लिए ये आई गई बात थी, लेकिन मेरे लिए तो वो कभी ये ही मरने जीने का सबब थी। पहली बार इस सच्चाई का पता चला कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पापा पर भी गुस्सा आया, लेकिन कुछ रिश्तों को हम निशर्त जीते हैं। समय बीतता जा रहा था, भाई अमेरिकन सिटीजन बन गया था, और हमेशा की तरह मेरे बब्बा शेर पापा मेरे देश महान की रट लगाए हुए थे। अम्मा बेटी के पास गई थी, पर पापा को कैसे अकेले रहने देती। पता नहीं अम्मा को अंदर ही अंदर कौन सा दुख खाए जा रहा था। असमय ही हृदय घात से चल बसी। भाई समय पर पहुंच गया था, हमारी तो मानो दुनिया ही लुट गई थी। लेकिन मैंने पाया कि पापा इस दुख के समय भी भाई को समझा रहे थे। माँ के पैर अर्थी से थोड़े बाहर रहने चाहिए, क्योंकि पैर हमारे शूद्र होते हैं। ब्रह्म के सिर से हम उत्पन्न हुए हैं, यानी ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। सबसे पहले माँ को मुखाग्नि देना, कपाल क्रिया जरूर करना। ये सब सुन मुझे पापा से घृणा होने लगी। माँ तो पूरी हमारी हैं, चाहे पैर हों या सिर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले पापा के ऐसे विचार। भाई माँ की तेरहवीं कर वापस चला गया। पापा मेरे साथ थोड़े बदलाव और थोड़ा समय मेरे बच्चों के साथ बिताने के लिए बेंगलोर आ गए। मेरे दोनों बच्चों से पापा की अच्छी दोस्ती भी हो गई। 1 महीने बाद पापा को वापस जाना था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सारे देश में लॉकडाउन हो गया और पापा को मजबूरन अपने शहर को छोड़ अपने साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा। पापा तो 10 दिनों के बाद ही अपने शहर अपने दोस्तों के पास जाने को मजबूर हो रहे थे।
जिंदगी भर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले तिवारी जी का दामाद के घर दम घुट रहा था। पापा मेरे ही नहीं बल्कि भाई के भी हीरो थे। माँ के मरने पर जब उन्होंने सवर्ण और शूद्र की बात की तो भाई को भी शायद अच्छा नहीं लगा, पर वो चुप रहा। सारी फ्लाइट्स कैंसल्ड थीं और पापा के पास हमारे यहाँ रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। पापा बहुत ही बुद्धिमान थे। मेरे बेटे से उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स गूगल पे सब सीख लिया था। अमेरिका में रहने वाले अपने बहू बेटी से रोज वीडियो कॉल करते थे। रोज मास्क और पारदर्शी हेलमेट पहन सब्जी फल दूध लेने कॉलोनी के ही मार्केट जाते थे। मैं बहुत समझाती कि समय ठीक नहीं है, पर समझें तब तो। राजीव मुझ पर झुंझलाते, देखती नहीं पापा कितनी सावधानी से रहते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, और तो और कहीं कुछ खाते पीते भी नहीं। घर के अंदर बंद रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। पापा भी बड़े खुश, बाहर घूम फिर सकेंगे। बचपन में मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाने वाले पापा का झुकाव मैं अपने बेटे पर ज़्यादा देखती और हर दिन उसके एक कहानी, चाहे महाभारत या रामायण से सुनाते थे। बेटी ने मेरा खून विरासत में पाया था। हर कहानी पर प्रश्न करती। पापा को उसमें दूसरी विद्रोही अदिति नजर आ रही थी और अब तो वो अपनी जड़ों को से भी कट चुके थे। साथ देने वाला कोई पहलवान भी नहीं था। बेटे कबीर ने अपने नाना की स्टोरी सुनते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की और यूट्यूब में डाल दी। थोड़ी ही देर में ढेरों लाइक्स आ गए और घर बैठे बैठे पापा स्टोरी टेलर के रूप में फेमस हो गए। इन कहानियों में पापा ने अपने भीतर के धर्म के शैतान को दबाए ही रखा। किसी भी कहानी में ब्राह्मण शुद्ध की बात नहीं की। लेकिन मेरे बेटे कबीर को अक्सर बताते कि हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है और हम सर्वश्रेष्ठ हैं और पैरों से शूद्र निकले हैं। एक दिन जब पापा यही राग आलाप रहे थे तो मैं पीछे खड़ी थी। मैंने तुरंत उत्तर दिया, बेटा, जैसे हम ब्राह्मण हैं वैसे ही इसरो के 22 चेयरमैन डॉक्टर अनिल पासवान शूद्र हैं। हमारे पैरों की चप्पल। मैंने एक पैनी नज़र पापा पर डाली और वहाँ से निकल गई। बेटा नाना को बड़े प्यार से समझा रहा था। नाना, मम्मा तो बिल्कुल ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और अनिल अंकल तो कई बार आईएससी में एज ए गेस्ट स्पीकर आते हैं। मम्मा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की है और अपनी छोटू, मेरी बेटी, तो अनिल अंकल की ज़बरदस्त फ़ैन है। उसके बाद पापा थोड़े बुझ से गए। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मुझे उनके अंदर के चाणक्य का पता चल चुका है। पापा की कहानियों का सिलसिला चल रहा था। लोग लॉकडाउन में बेरोजगार हो रहे थे और पापा घर घर में छा रहे थे। बचपन के सभी दोस्तों पड़ोसियों के फ़ोन लगातार आ रहे थे। भाई के बच्चे और उनके भारतीय मूल वाले मित्र पापा की कहानियों के फ़ैन हो चले थे। कोरोना कहर और लॉकडाउन के बीच भी हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक सुबह पापा को बुखार, हरारत, गले में दर्द हुआ। पापा का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। ये पहला केस जो था, 2 दिन पहले ही पापा के कुछ इंटरनेट फैन पापा को पता चलते ही घर पर पापा से मिलने आए। मेरे मना करने पर भी पापा मास्क पहन उनसे मिलने और मास्क उतार उनके साथ अपनी तस्वीर भी उतरवाई। ये उसी का खामियाजा था। रिपोर्ट आते ही जीएमसीएच वाले आए और तुरंत पापा को कोविड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में ले गए। हमारा पूरा घर सील हो गया। ये कोरोना की शुरुआती दौर था। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीज का प्रवेश निषिद्ध था। हम मजबूर और परेशान थे। नाना के सिपाही यानी मेरे दोनों बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ना कोई घर आता था और न ही हम बाहर निकल सकते थे। फ़ोन पर ही पापा की जानकारी मिलती थी। डॉक्टर भी परेशान थे। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पैर ही सिर के काम आए। राजीव ने तुरंत अनिल को फ़ोन लगाकर पापा की बीमारी की खबर दी। इसरो के फ़ोन से ही अस्पताल के डॉक्टर पापा के आगे पीछे घूमने लगे। अनिल के बॉस कम दोस्त इसरो के डायरेक्टर ने तो सीधे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन लगा दिया। पापा से हम लोग और भाई भी वीडियो कॉल पर बात कर लेते थे। ये तो भला हो कबीर का, जिसने नाना को स्मार्टफोन के सब उपयोग सिखा दिए थे। पापा ठीक हो रहे थे और 2-4 दिनों में डिस्चार्ज की बात हो रही थी। भाई भी निश्चिंत हो चला था, लेकिन अचानक डिस्चार्ज से ठीक 1 दिन पहले पापा को दिल का दौरा आया और सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई। सारे उनके दिमाग के जाले दिमाग में ही रह गए। क्या बेटे द्वारा मुखाग्नि, अर्थी से शूद्र पैर बाहर और कपाल क्रिया धरी की धरी रह गई। हम नज़रबंद थे। आखिरी समय उनका मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ।
उनके शरीर का दाह संस्कार भी कई शवों के साथ, शायद उसमें कई शूद्रों के शव भी रहे होंगे, के साथ जीएमसीएच वालों ने कर दिया। इसके साथ ही कोरोना के पंडित सच्चिदानंद तिवारी की कहानी भी खत्म कर दी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।